यकीन करें या नहीं, अगला आर्थिक झटका पहले ही शुरू हो चुका है और समाचार आपको पूरी कहानी नहीं बता रहे हैं। मैं ईरान युद्ध और उसके द्वारा उत्पन्न आर्थिक श्रृंखला प्रतिक्रिया की बात कर रहा हूं। क्योंकि भले ही स्थिति शांत होती दिख रही हो, वास्तविक वित्तीय परिणाम अभी औसत व्यक्ति पर नहीं पड़े हैं। यह आपके वित्त पर गंभीर प्रभाव डालेगा और अधिकांश लोग इसे तब तक नहीं देखेंगे जब तक कि बहुत देर न हो जाए। इसलिए आज मैंने सोचा कि यह महत्वपूर्ण है कि मैं आपको बताऊं कि वास्तव में क्या हो रहा है, आपके लिए सीधे प्रभावों को तोड़कर समझाऊं और आपको बताऊं कि आप खुद को इस तूफान से कैसे बचा सकते हैं। मैं इस वीडियो को जल्दी से बाहर लाने को प्राथमिकता दे रहा हूं, इसलिए संपादन की उम्मीद न करें कि यह सामान्य से बेहतर हो। यह आपके लिए इस जानकारी को जल्दी सुनना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, ताकि आप तेजी से कार्रवाई कर सकें। मुझ पर विश्वास करें, अगर आप आज एक वीडियो देखें तो वह यही होना चाहिए। ठीक है, मैंने पहचान लिया है कि ईरान युद्ध के आपके वित्त पर 6 मुख्य प्रभाव होंगे, लेकिन उनके समझने के लिए हमें बात करनी होगी। क्या आपने कभी देखा है कि हर शीर्षक अभी पिछले वाले के विपरीत लगता है? यह लगभग ऐसा है जैसे मुख्यधारा का मीडिया जानबूझकर सभी को भ्रमित रखने की कोशिश कर रहा है ताकि हम सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जोड़ न सकें। इसलिए मैं आपको ईरान युद्ध के बारे में वह सब कुछ बताने जा रहा हूं जो आपको सबसे कम समय में जानने की जरूरत है, इससे पहले कि हम आपके और आपके वित्त पर सीधे प्रभावों में जाएं। तो 73 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर एक समन्वित हमला किया, जिसका कोड नाम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी था। यदि घंटे में लगभग वशी हमले किए, सैन्य स्थलों, परमाणु सुविधाओं और वरिष्ठ नेतृत्व को लक्षित किया। और जैसा कि आप शायद कल्पना कर सकते हैं, ईरान ने बस वहां बैठकर इसे नहीं सहा। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, मिसाइलों और ड्रोन को इजराइल, अमेरिका के ठिकानों और मध्य पूर्व में सहयोगियों के पास भेजा। लेकिन वह कदम जिसने वास्तव में वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला दिया, वह 2 मार्च को आया, जब ईरान ने वामूस जल मरुमध्य को बंद कर दिया। अब अगर आप नहीं जानते कि वामूस जल मरुमध्य क्या है, तो इसे इस तरह से सोचें। कल्पना करें कि एक ऐसा मोटरवे है जिसके माध्यम से दुनिया के 20% तेल को हर दिन यात्रा करनी होती है और कोई विकल्प नहीं है, और किसी ने बस ट्रक को उसके पार खड़ा कर दिया। तो इस उपमा में ईरान ट्रक है और रोजमर्रा के लोगों पर प्रभाव उससे कहीं बड़ा है जितना अधिकांश लोग समझते हैं। कुछ ही हफ्तों में तेल की कीमत वर्ष की शुरुआत में लगभग 2 यूएस प्रति बैरल से मार्च के अंत तक $2 से अधिक हो गई। यह सिर्फ 3 महीनों में लगभग दोगुना है और लगभग 60 वर्षों में सबसे बड़ी वृद्धि है। और फिर जैसे ही सभी ने घबराना शुरू किया, ट्रंप ने 2 सप्ताह की युद्ध विराम की घोषणा की। तेल की कीमतें गिर गईं, बाजारों में तेजी आई और लोगों ने बड़ी राहत की सांस ली। ऐसा लगा जैसे रीसेट बटन अंततः दबा दिया गया है, सिवाय इसके कि कोई भी इस पर सहमत नहीं हो सकता कि क्या वास्तव में ऐसा हुआ, क्योंकि अभी भी स्थिति अस्पष्ट बनी हुई है। दोनों पक्षों ने जल्द मरुमध्य को खुला घोषित किया है, लेकिन वे यह भी सहमत नहीं हो सकते कि खुला का क्या मतलब है, वास्तव में कौन नियंत्रण में है या यह कितनी देर तक चलेगा। और यहां तक कि अमेरिकी नौसेना भी जहाजों को पूरी तरह से जल मार्ग से बचने की चेतावनी दे रही है, क्योंकि समुद्री खदान का खतरा पूरी तरह से समझा नहीं गया है। तो क्या यह खुला है? तकनीकी रूप से निफामों, लेकिन दुनिया निश्चित नहीं है और केवल यही अनिश्चितता नुकसान को जारी रखने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि जो भी आगे होता है, झटका पहले से ही रास्ते में है। नुकसान हो चुका है और यही मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं। राजनीति या सैन्य रणनीतियों के बारे में नहीं। मुझे वास्तव में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे जो दिलचस्पी है वह यह है कि इसका आपके पैसे, आपकी नौकरी और आपके दिन प्रतिदिन के जीवन पर अगले 100 से शायद 2 महीनों में क्या अर्थ है। क्योंकि अभी 6 प्रभाव हैं जो सामने आ रहे हैं, जिन्हें मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए। आइए हम इनमें से लोगों को अभी जो सबसे बड़ा झूठ बताया जा रहा है वह यह है कि स्थिति ठंडी हो रही है, जबकि वित्तीय रूप से यह बस शुरू हो रही। हाँ, लड़ाई शांत हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी ऊर्जा बिल, खाद्य कीमतें और परिवहन लागत भी कम होंगी। यह इस प्रकार के झटके का काम करने का तरीका नहीं है। इसे खाद्य विषाक्तता की तरह जिस क्षण आप एक खराब झींगा खाना बंद करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप अचानक ठीक महसूस करने लगते हैं। जहर पहले से ही आपके सिस्टम में है और इसे अपने तरीके से काम करने में समय लगता है, इससे पहले कि आप पूर्ण प्रभाव महसूस करें। यही अब कीमतों के साथ हो रहा है। लेकिन मार्क, क्या आप थोड़ा अधिक नहीं कर रहे हैं? यह सिर्फ तेल की कीमतों के बारे में है ना? खैर, हाँ, यह तेल की कीमतों के बारे में है, लेकिन नहीं, मैं अधिक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि तेल आपके पहले सोचने से कहीं अधिक प्रभावित करता है। यह लगभग हर चीज में एक अदृश्य तत्व है जो आप खरीदते हैं। अपने पिछले किराने की दुकान के बारे में सोचें। उन शेल्फ्स पर हर एक आइटम को उगाया गया, संसाधित किया गया, पैक किया गया और सुपरमार्केट तक पहुंचाया गया, और उस प्रक्रिया के हर कदम की कीमत होती है। और जिस क्षण तेल महंगा होता है, कदम भी महंगे हो जाते हैं, जब तक कि यह अंततः आपकी रसीद पर नहीं पहुंचता। ऊर्जा की कीमतें इस वर्ष पहले ही 2 अंकों में बढ़ चुकी हैं और मुझे वास्तव में चिंता है कि यह अगले 3 से 6 महीनों में और भी अधिक बढ़ सकती है, क्योंकि झटका सिस्टम के माध्यम से काम करता है। इसका मतलब है कि रोजमर्रा के लोगों के लिए उच्च ऊर्जा बिल, महंगा भोजन और महंगे परिवहन लागत।
आप इसके बारे में वास्तव में क्या कर सकते हैं? खैर, अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बड़ी वित्तीय प्रतिबद्धताएं करने में बहुत सावधान रहें, यह मानते हुए कि चीजें सस्ती होने वाली है, क्योंकि वास्तविकता में आपकी मासिक खर्चे शायद पहले बढ़ते रहेंगे जब तक कि वे कम नहीं होते। यदि आप एक नया लीज साइन करने, कर्ज लेने या बड़ी खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो एक पल के लिए रुके और खुद को थोड़ी अतिरिक्त पैसे बचाने का मौका दें। यही कारण है कि सूचित रहना आवश्यक है, क्योंकि जो कुछ भी अभी हो रहा है, वह जटिल, तेजी से बदलता हुआ और गलत समझने में आसान है, जिसका मतलब है कि अधिकांश लोग इसे अंधेरे में गुजरेंगे। जो लोग इसे समझने का समय निकालते हैं, वे निश्चित रूप से अपने पैसे के साथ बेहतर निर्णय लेंगे। और यही कारण है कि मैंने हाल ही में मार्क टिलबरी इकोनॉमिक्स नामक एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया, जहां मैं अर्थव्यवस्था में हो रही सबसे बड़ी चीजों को तोड़ता हूं और बताता हूं कि वे आपके और आपके पैसे के लिए वास्तव में क्या मतलब रखते हैं। तो यदि आप वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों के साथ अद्यतित रहना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करने पर विचार करें। मैं उन लोगों के लिए विवरण में एक लिंक छोड़ दूंगा जो अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए गंभीर है। मुझे वास्तव में लगता है कि यह पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि दूसरा प्रभाव मुझे बहुत चिंतित करता है, क्योंकि यह आपके वेतन को प्रभावित करता है। यदि आप वित्तीय रूप से जहां होना चाहते हैं वहां नहीं है, तो यह अगला भाग सुनना कठिन होगा, क्योंकि आपकी आय उतनी सुरक्षित नहीं हो सकती जितनी आप सोचते हैं। आप देखिए, जब आपके बिल बढ़ते हैं और खर्च कम होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था में कुछ न कुछ देना पड़ता है, जिससे आप अपनी नौकरी खो सकते हैं, ठीक सबसे खराब समय पर। और अगर आप सोचते हैं कि आपकी नौकरी सुरक्षित है, तो मुझे बताएं कि यह क्यों उतनी सुरक्षित नहीं हो सकती जितनी आप सोचते हैं। आप देखिए, जब ऊर्जा की कीमतें इतनी बढ़ती हैं, तो व्यवसाय एक साथ दो दिशाओं से प्रभावित होते हैं। एक तरफ उनके खर्च बढ़ते हैं, जैसे परिवहन, निर्माण, बिजली, ऐसी चीजें, और दूसरी तरफ लोग कम खर्च करने लगते हैं क्योंकि उनके बिल भी बढ़ रहे हैं। यह ऐसा है जैसे एक सैंडविच को एक साथ दोनों तरफ से दबाया जा रहा हो। और जब ऐसा होता है, तो व्यवसायों को तेजी से निर्णय लेने पड़ते हैं। यह आमतौर पर छोटे स्तर पर शुरू होता है, जैसे ओवरटाइम काटना और भर्ती को रोकना। लेकिन जैसे जैसे संकट जारी रहता है, यह लगभग निश्चित रूप से छंटनी की ओर ले जाएगा। और देखिए, मैं यह आपको डराने के लिए नहीं कह रहा, मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चेतावनी के संकेत पहले से ही वहां थे जब तेल का झटका आया। नौकरी की वृद्धि धीमी हो रही है, कंपनियां चुपचाप पीछे हट रही है। और जब आखिरी बार भर्ती की दर इस स्तर पर बनी रही थी, तब वह दीर्घकाल और दूरसंख्याओं वो दैनिक संकट के दौरान था। यदि आपके पास अभी नौकरी है, तो आप शायद सुरक्षित हैं, कम से कम इस समय के लिए। लेकिन मेरी चिंता यह है कि जब आप पहले से ही संघर्ष कर रहे बाजार पर इस तरह का ऊर्जा झटका लगाते हैं, तो सब कुछ तेज हो जाता है। ऐतिहासिक रूप से जब ऐसा कुछ होता है, ऊर्जा बढ़ती है, व्यवसाय दबाव में आते हैं, भर्ती धीमी होती है और लोग निकाले जाते हैं। यह एक श्रृंखला प्रतिक्रिया, यह वास्तव में चिंताजनक चीजें हैं, लेकिन सौभाग्य से आप अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कुछ चीजें कर सकते हैं। पहला, यह न माने कि आपकी आय सुनिश्चित है। यहां तक कि अगर आपकी नौकरी अभी ठोस लगती है, तो यह उस तरह का वातावरण है जहां चीजें जल्दी बदल सकती हैं। दूसरा, यदि आप कार्यरत हैं, तो प्रतिस्थापित होना कठिन बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। इसका मतलब हो सकता है अतिरिक्त जिम्मेदारी लेना, अपने कौशल सेट में सुधार करना, या बस यह सुनिश्चित करना कि आप वो व्यक्ति हैं जिसकी आपकी कंपनी को आवश्यकता है, न कि केवल वह व्यक्ति जो उनके पास है। तीसरा, एक ऑनलाइन साइड हसल शुरू करें, जिसमें आपको कम से कम दर डैश और प्रतियों को कमाने की क्षमता हो। मुझे पता है कि यह एक कठिन कार्य लग सकता है, खासकर यदि आप एक पूर्णकालिक नौकरी कर रहे हैं। हालांकि आप 2 घंटे की केंद्रित काम में एक ऑनलाइन कौशल सीख सकते हैं और उस विशेष चीज में कुछ पसंद लोगों से बेहतर हो सकते हैं। मैं बहुत जल्द एक मुफ्त ऑनलाइन लाइव इवेंट चला रहा हूं, जहां मैं आपको बताता हूं कि कौन से कौशल को मास्टर करना है, इसे सेवा के रूप में कैसे पैकेज करना है और इसे व्यवसायों को कैसे बेचना है, ताकि आप $10 क्षण प्रति माह कमा सकें। यदि आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो मैं विवरण में एक लिंक छोड़ दूंगा ताकि आप साइन अप कर सकें। और चौथा, सरकार के हस्तक्षेप की प्रतीक्षा करते हुए न बैठें, जो मुझे तीसरे प्रभाव की ओर ले जाता है। यदि आप अन्य लोगों की तरह नहीं होना चाहते हैं, तो आपको यह मानना बंद करना होगा कि कोई या कुछ इसे आपके लिए ठीक करने वाला है। आप देखिए, यदि आपने पहले वित्तीय संकट का सामना किया है, चाहे वह दूरचटफाल हो या महामारी, तो आप शायद किसी बिंदु पर सोचते हैं, ठीक है, यह बुरा है, लेकिन निश्चित रूप से सरकार कुछ करने वाली है। और उन्होंने ब्याज दरें कम की गई, पैसे का प्रिंट किया गया, प्रोत्साहन चेक भेजे गए और चीजें अपेक्षाकृत जल्दी स्थिर हो गई। यह सुंदर नहीं था, लेकिन वहां एक सुरक्षा जाल था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मजबूत रहा। लेकिन इस बार मुझे चिंता है कि उस सुरक्षा जाल में एक बड़ा छिद्र है। आप देखिए, एक सामान्य संकट में केंद्रीय बैंक आमतौर पर सबसे पहले ब्याज दरें कम करते हैं। यदि आप नहीं जानते कि इसका क्या मतलब है, तो इसे समझने का एक सरल तरीका है पैसे उधार लेने की कीमत। जब दरें कम होती हैं, तो उधार लेना सस्ता हो जाता है, इसलिए व्यवसाय निवेश और विकास के लिए ऋण लेते हैं। लोग बंधक के लिए आवेदन करते हैं, पैसे बाएं से दाएं बहते हैं और अर्थव्यवस्था चलती रहती है। तो जब कुछ गलत होता है, केंद्रीय बैंक दरें कम करते हैं ताकि पैसे को उधार लेना सस्ता हो जाए, जिससे अर्थव्यवस्था फिर से गति पकड़ती है। यह वास्तव में उनका सबसे सामान्य उपकरण है और यह आमतौर पर बहुत अच्छा काम करता है।
लेकिन अभी समस्या यह जब महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि दरें घटाने से अर्थव्यवस्था में अधिक पैसा आता है और सामान की समान मात्रा के लिए अधिक पैसा कीमतों को और बढ़ाता है। और क्योंकि तेल ने लगभग 60 वर्षों में अपनी सबसे बड़ी वृद्धि की है, महंगाई बढ़ रही है। तो अगर आप दरें नहीं घटा सकते, तो महामारी के दौरान की तरह अधिक पैसा क्यों नहीं छापते? खैर, अमेरिका वर्तमान में 94 ट्रिलियन डॉलर के राष्ट्रीय ऋण पर बैठा है और केवल ब्याज भुगतान लगभग 8,8 बिलियन डॉलर प्रति माह है। यह सालाना लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर है केवल ब्याज के लिए, अस्पतालों, स्कूलों या बुनियादी ढांचे के लिए नहीं, केवल ब्याज। इसे संदर्भ में रखने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि ट्रिलियन और बिलियन का जिक्र करना थोड़ा अजीब लग सकता है। हर डॉलर जो सरकार करों में इकट्ठा करती है, उसका 19 सेंट अब सीधे ऋण पर ब्याज चुकाने में जाता है। इसे ऐसे सोचें जैसे कोई व्यक्ति जिसने अपने सभी क्रेडिट कार्ड का अधिकतम उपयोग कर लिया है और हर महीने न्यूनतम भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रहा है। क्या आप उस व्यक्ति से कहेंगे कि बस और उधार ले लो? बिल्कुल नहीं। और यही स्थिति अमेरिका में अभी है। उनके पास संकट को ठीक करने के लिए हर विकल्प कहीं और डोमिनो प्रभाव पैदा कर सकता है। तो इसका मतलब आपके लिए क्या है? खैर, मैं सुझाव दूंगा कि सरकार से चीजों को आसान बनाने की प्रतीक्षा न करें। यह दोजहत हाल या महामारी नहीं है और खेल की किताब पूरी तरह से बदल गई है। स्पष्ट करने के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार का हस्तक्षेप करना असंभव है, लेकिन सामान्य हस्तक्षेप अब पहले की तरह समझ में नहीं आते। अब जब आप इन तीन प्रभावों को एक साथ रखते हैं, बढ़ती कीमतें, कमजोर नौकरी का बाजार और सीमित उपकरणों वाली सरकार, तो आप एक ऐसा परिदृश्य प्राप्त करते हैं जिसका अर्थशास्त्रियों के पास वास्तव में एक नाम है। और यह मुझे चौथे प्रभाव की ओर ले जाता है। कल्पना करें कि यह एक यादृच्छिक मंगलवार की सुबह है और आपने कि यह एक यादृच्छिक मंगलवार की सुबह है। अभी पता लगाया है कि आपकी नौकरी खतरे में है। फिर उसी दिन आपके दरवाजे पर एक ऊर्जा बिल आता है और यह 7% बढ़ गया है। यह केवल बुरी किस्मत नहीं है, यह स्टैगफ्लेशन है। और यह एक देश के लिए सबसे खराब आर्थिक स्थितियों में से एक है जब कीमतें उच्च होती हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था कमजोर होती है, क्योंकि जो उपकरण एक समस्या को ठीक करते हैं, वे सीधे दूसरी को और खराब कर देते हैं। ज्यादातर लोगों ने स्टैगफ्लेशन शब्द सुना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कई लोग वास्तव में समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो चलिए इसे तोड़ते हैं। यह थोड़ा जटिल हो सकता है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि यह जल्द ही समझ में आ जाएगा। बस मेरे साथ बने रहें। एक सामान्य मंदी में जो अतीत में कई बार हुई है, अर्थव्यवस्था सिकुड़ती है, लोग नौकरियां खोते हैं और खर्च में कमी आती है, लेकिन उसी समय कीमतें भी आमतौर पर कम होती हैं, खर्च में कमी के परिणाम स्वरूप। स्टैगफ्लेशन दूसरी ओर बुरे जुड़वा की तरह है। अर्थव्यवस्था धीमी हो जाती है और कीमतें एक साथ बढ़ती रहती हैं, तो आपकी आय खतरे में है, लेकिन जीवन यापन की लागत बस बढ़ती रहती है। अब जो उपकरण महंगाई को ठीक करते हैं, जो आमतौर पर ब्याज दरें बढ़ाना होता है, मंदी को और खराब कर देते हैं। और जो उपकरण एक मंदी को ठीक करते हैं, आमतौर पर दरें घटाना और पैसा छापना महंगाई को और खराब कर देते हैं। ये जैसे क्विकसैंड में फंसने जैसा है। जितना अधिक आप संघर्ष करते हैं, उतना ही आप गहराई में जाते हैं। ये काफी पागल है ना? लेकिन मुझे इसे वापस लाने दें कि आप अभी इसे देख रहे हैं। अमेरिका की महंगाई 5% पर कूद गई, जो पिछले महीने 2% थी, और गोल्डमैन सैक्स ने अपने जीडीपी विकास पूर्वानुमान को 2% तक घटा दिया है। तो सीधे शब्दों में कहें, कीमतें बढ़ रही हैं, जो स्टैग व्यवस्था धीमी हो रही है, जो स्टैगफ्लेशन क्षेत्र के लिए एक पाठ्य पुस्तक सेटअप। मुझे गलत मत समझिए, मैं यह नहीं कह रहा कि यह निश्चित रूप से होगा, लेकिन कुछ दिलचस्प डेटा है जिस पर मैं बार बार लौटता हूं, जिसे मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। एक कंपनी है जिसका नाम मूडीज है, और उन्होंने एक एआई मॉडल बनाया है जिसे मंदियों की भविष्यवाणी करने के लिए 80 वर्षों के आर्थिक डेटा के खिलाफ परीक्षण किया गया है। हर बार जब यह मॉडल 80% संभावना के थ्रेशोल्ड को पार करता है, तो शोल्डम ही हर बार, केवल कुछ बार नहीं, हर बार। और अभी वह मॉडल 94% पर है, 1% बिंदु एक ऐसे थ्रेशोल्ड से दूर जो कभी गलत नहीं हुआ। और सबसे बुरी बात, की वह 100% रीडिंग ईरान युद्ध शुरू होने से पहले की गई थी। अंतिम बार जब दुनिया ने सही स्टैगफ्लेशन का सामना किया था, वह 1980 के दशक में था, और यह पूरे एक दशक तक चला। यह 10 वर्षों की उच्च कीमतें, कमजोर विकास और रोजमर्रा के लोगों के लिए जीवन स्तर में कमी का समय था। तो आप यहाँ खुद को कैसे स्थिति में रखते हैं? खैर, समझने की कुंजी यह है कि स्टैगफ्लेशन के दौरान नकद मूल्य खो देता है, क्योंकि महंगाई इसे खा रही है, लेकिन जोखिम भरे विकास निवेश भी गिर सकते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है। यूनिवर्सिटी 70 दशक में सबसे अच्छा जीवित रहने वाले लोग वे थे जिन्होंने ऐसे सामानों का मालिकाना हक रखा जो कीमतें बढ़ने पर अपनी मूल्य बनाए रखते हैं। मूल रूप से वास्तविक संपत्तियां जो लोगों को चाहिए, चाहे अर्थव्यवस्था कैसी भी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर जाकर एक फॉर्म या तेल का एक बैरल खरीदें, लेकिन अगर आपका पूरा वित्तीय जीवन नकद बचत या विकास स्टॉक्स में है, तो यह विविधीकरण के बारे में सोचने का क्षण हो सकता है, न कि केवल इसे सहन करने का। अब सरकारें आमतौर पर स्टैगफ्लेशन से बचने के लिए एक तरीका कमजोर करने की कोशिश करती हैं।
और मुद्रा, और यह हमें एक ऐसे प्रभाव पर लाता है जो हम में से हर एक को बहुत वास्तविक तरीके से प्रभावित कर सकता है। इस समय आपके बैंक खाते में हर डॉलर, हर पेंशन भुगतान जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं, और आपके पास मौजूद हर निवेश केवल उस प्रणाली के रूप में मजबूत है जो इसे समर्थन देती। और जैसे चीजें हैं, कुछ बहुत बड़े खिलाड़ी उस प्रणाली पर सवाल उठाने लगे। अमेरिकी डॉलर को दुनिया की रिजर्व मुद्रा के रूप में जाना जाता है, जो जटिल लगता है, लेकिन इसका मूल अर्थ है कि जब दुनिया भर के देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, तो वे ज्यादातर डॉलर का उपयोग करते हैं। और जब सरकारें धन को सुरक्षित रूप से संग्रहित करना चाहती हैं, तो वे इसे डॉलर में करती हैं। उद्योग को वैश्विक वित्त का भाषा माने। हर देश अपने घर पर अपनी भाषा बोलता है, लेकिन जब उन्हें एक दूसरे के साथ व्यापार करना होता है, तो वे सभी एक ही भाषा बोलते हैं, और वह भाषा डॉलर है, जो अमेरिका के लिए बेहद शक्तिशाली है, लेकिन बाकी दुनिया के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण। और ईरान में युद्ध और अर्थव्यवस्था की स्थिति के कारण अमेरिका तीन विकल्पों के बीच फंसा हुआ है, और इनमें से कोई भी डॉलर के लिए अच्छा नहीं है। विकल्प एक है ब्याज दरों को बढ़ाना ताकि महंगाई को नियंत्रित किया जा सके, जो अंततः कीमतों को नीचे लाएगा, लेकिन इस प्रक्रिया में संभवतः शेयर बाजार को गिरा देगा, उधारी को महंगा बना देगा और अर्थव्यवस्था को गहरी मंदी में धकेल देगा। विकल्प दो है पैसे छापना ताकि चीजें चलती रहें, लेकिन पहले से ही महंगाई वाले अर्थव्यवस्था में पैसे छापने से महंगाई दो अंकों में जा सकती है, जो कामकाजी वर्ग के लोगों की बचत को खा जाएगी। विकल्प तीन है युद्ध विराम को जीत घोषित करना और ईरान की स्थिति से पीछे हटना। लेकिन अगर अमेरिका एक महत्वपूर्ण वैश्विक शिपिंग लेन को फिर से खोल नहीं सकता है, जिस पर दुनिया का तेल निर्भर है, तो अन्य देश एक बहुत असहज सवाल पूछना शुरू कर देंगे। क्या अमेरिका पहले जैसा मजबूत है और क्या हमें अब भी डॉलर की जरूरत है? और यह सवाल पहले से ही पूछा जा रहा है। आप देखिए, देश सिर्फ नकद के ढेर नहीं रखते, बल्कि वे अपने पैसे को कुछ ऐसा कहते हैं जिसे अमेरिकी ट्रेजरी कहा जाता है। अगर आपने पहले कभी यह शब्द नहीं सुना है, तो इसे इस तरह सोचें। यह मूल रूप से एक देश का अपने बचत को एक विशेष अमेरिकी बैंक खाते में डालना है, और फिर अमेरिकी सरकार उस पैसे का उपयोग करती है और उन्हें उस पर ब्याज देती है। दशकों से इसे दुनिया में पैसे संग्रहित करने के लिए सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक माना गया है। लेकिन ऐसा लगता है कि यह बदल सकता है, क्योंकि कुछ देशों ने अपनी बचत निकालना शुरू कर दिया है। विदेशी केंद्रीय बैंक की अमेरिकी ट्रेजरी में होल्डिंग्स द्विचंशाली के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई हैं, और पैसे को वापस डालने के बजाय वे इसे कहीं और सोने में ले जा रहे हैं। और यहीं पर यह काफी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अब सोना केंद्रीय बैंक के भंडार का दूसरा परसेंट बनाता है, जबकि अमेरिकी ट्रेजरी केवल 4% बनाते हैं। यह दो चंद सप्ताह में जो हम देख रहे थे, उसका एक पूरा उलट फेर है, जब ट्रेजरी 10% और सोना केवल 2% था। अब मैं ये नहीं कह रहा कि डॉलर कल गिरने वाला है, लेकिन यह पूछने लायक है, अगर दुनिया के सबसे स्मार्ट और सबसे शक्तिशाली पैसे प्रबंधक अपने डॉलर के जोखिम को कम कर रहे हैं, तो क्या आपको कम से कम यही सोचने पर विचार नहीं करना चाहिए? मैं पैनिक सेलिंग या कोई नाटकीय कदम उठाने के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि बस यह पूछ रहा हूं कि क्या आपकी बचत और निवेश एक ही मुद्रा या एक ही प्रकार की संपत्ति में बहुत केंद्रित है? क्योंकि अमेरिका के लिए उपलब्ध उन तीन विकल्पों में से हर एक किसी न किसी तरीके से डॉलर को कमजोर करता है। और एक कमजोर डॉलर का मतलब है कि आपका पैसा दुनिया में कहीं भी कम खरीदता है। यही कारण है कि लोग अक्सर यह कहते हैं, जब अमेरिका छींकता है तो दुनिया को जुकाम होता है। और यह मुझे अंतिम प्रभाव पर लाता है। मुझे आपसे कुछ पूछने दें। जब हाल ही में आपकी किराने की बिल बढ़ी, तो आपको कैसा लगा? कुछ लोगों के लिए जो इसे देख रहे हैं, यह परेशान करने वाला था, शायद थोड़ा चौंकाने वाला, लेकिन कुल मिलाकर बस कुछ ऐसा जो आपने देखा और अवशोषित किया। और दूसरों के लिए इसने सवाल उठाए, जैसे क्या हम इस सप्ताहांत बच्चों को बाहर ले जा सकते हैं? परेशान करने वाले और जीवन परिवर्तनकारी के बीच का यह अंतर बिल्कुल वही है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि एक आर्थिक संकट सभी के लिए एक जैसा नहीं होता। वास्तव में यह तो बिल्कुल भी निकट नहीं है। मैं यहां स्पष्ट होना, यह कोई राजनीतिक बिंदु नहीं है, और मैं इसे किसी विशेष वैचारिक कोण से नहीं देख रहा हूं। मैं केवल आपको संख्याओं के माध्यम से चलाना चाहता हूं, क्योंकि जो कहानी वे बताते हैं वह काफी निंदनीय है। यदि आप कम आय पर हैं, तो ऊर्जा और खाद्य पदार्थ केवल आपके बजट का एक बड़ा हिस्सा नहीं लेते, वे इसे पूरी तरह से हावी कर लेते हैं। शोध से पता चलता है कि निम्न आय वाले परिवार अपने आय का लगभग 6% केवल खाद्य पर खर्च करते हैं, जबकि मध्यम आय वाले परिवारों के लिए यह लगभग 7% है। तो जब तेल दोगुना होता है और खाद्य कीमतें बढ़ती हैं, तो कोई उच्च वेतन पाने वाला इसे नोटिस करता है, जरूर, लेकिन कोई कम आय वाला इसे एक ऐसे तरीके से महसूस करता है जो उनके दैनिक जीवन को बदल देता है। यह पेट्रोल की कीमत की जांच करने और यह सोचने के बीच का अंतर है कि क्या आप काम पर जाने के लिए ड्राइव कर सकते हैं। अब स्पष्ट प्रतिक्रिया यह है कि सरकारों को लोगों की रक्षा के लिए सब्सिडी और मूल्य सीमा के साथ हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन जब वे ऐसा करते हैं तो वास्तव में क्या होता है? यूक्रेन ऊर्जा संकट के दौरान दुनिया की गुच्छबाज सबसे बड़ी खाद्य और ऊर्जा कंपनियों ने एक ही वर्ष में $1 बिलियन की अप्रत्याशित लाभ कमाया,
और इसका 60% सीधे शेयर धारकों को चला गया। सोचिए कि वहां वास्तव में क्या हो रहा है। सरकार करों से पैसा लेती है और इसका उपयोग करती है ताकि लोग ऊर्जा के लिए जो भुगतान करते हैं उसे सीमित किया जा सके। इस बीच ऊर्जा कंपनियां सरकार से पूरा मूल्य वसूल करती है और अंतर को अपने पास रखती है। जो पैसा साधारण लोगों की रक्षा के लिए मात है, वह उन लोगों के पास चला जाता है जो पहले से ही ऊर्जा के मालिक है। यह एक बाल्टी को भरने की तरह है जिसमें नीचे एक बड़ा छिद्र है। आप जितना हो सके उतना डाल रहे हैं, लेकिन पानी कहीं जा रहा है जहां आप कभी नहीं चाहते थे। यह बार बार एक ही पैटर्न है। 2018 के वित्तीय संकट की वसूली के दौरान अमेरिका के शीर्ष 1% कमाने वालों ने उस अवधि के दौरान सभी आय लाभ का क्वेश्चन % किया। वास्तविकता यह है कि मध्य वर्ग अस्तित्व से बाहर हो रहा है और कोई भी आपको बचाने नहीं आ रहा है। इसलिए आपको अपनी आय की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, विशेषकर ऐसे समय में। इसलिए कृपया मेरे चैनल पर मौजूद सभी वीडियो का लाभ उठाएं, क्योंकि जो लोग अपने कौशल और वित्तीय ज्ञान को बढ़ाते हैं वे इस तूफान से पहले से अधिक मजबूत और समृद्ध निकलेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं के कारण अपने पैसे का निवेश कैसे बदल रहा हूं, तो मैं उस वीडियो को वहीं छोड़ने जा रहा हूं। लेकिन अभी उस पर क्लिक ना करें। अगर आप अपनी संपत्ति बढ़ाना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब। ठीक है, मैं आपको वहां देखूंगा।